यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम ऑडिएबल। आवाज आ रही है बेटा? हाँ तेरे पास तो आ रही है। तेरे को दूसरे प्लेनेट पे बैठी को आ जाए। हाँ हाँ, तू जुपिटर पर जा, जुपिटर पर। हाँ, गुड मॉर्निंग। पढ़ने का मन नहीं हो रहा? जाओ घूमी घूमी करके आओ। हाँ, अच्छा धूप नहीं आ रही इसलिए इसका पढ़ने का मन नहीं हो रहा। इसके सैटेलाइट पे धूप पड़ी नहीं है। अभी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से स्टार्ट करना था। आवाज नहीं आ रही है बेटा, क्या बात है? अच्छा, अपना लॉस आप अपने हाथों से नहीं देख पा रहे हो तो मैं क्या करूं? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी भी आवाज नहीं आ रही है बेटा? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रही है बेटा? अभी भी बताओ। ओके। यार लिसन, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक, सॉरी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? स्टे सर्वाइवल एंड स्टे अलाइव। ठीक है, सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला गोल है कि वो अपने बिजनेस को अपने बिजनेस का सर्वाइवल फिक्स करे। ठीक है, उसको अलाइव मेंटेन करे। क्योंकि अगर बिजनेस को अलाइव और सर्वाइव नहीं करवा पाओगे तो सीधी सी बात है, थोड़े दिन बाद में बिजनेस बंद हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट अर्न करने का गोल है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है, एक बार आपने अपने बिजनेस को अलाइव या सर्वाइवल फिक्स कर लिया तो उसके बाद में जाकर एक एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि अब उसका उस बिजनेस का एक्सपेंशन और ग्रोथ करना है या नहीं। तो एक्सपेंड किसी भी बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ का जो डिसीजन है वो सर्वाइवल के बाद में फिक्स होता है। याद रखोगे इतनी बातें? तो नॉर्मल नॉर्मल स्टेटमेंट है, आप उसमें नोट्स में देख लेना, इसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सीधी सी बात है, किसी भी एंटरप्रेन्योर का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब किसी भी एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं? अच्छा, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर कितने लोगों का इंटरेस्ट छुपा हुआ है? ठीक है, सबसे पहली बात तो उस कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर है यानी कि वो इन्वेस्टर जो है, या तो कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर होगा या मल्टीपल इन्वेस्टर्स होंगे। इन्वेस्टर्स का तो इंटरेस्ट है ही है। ठीक है, इन्वेस्टर्स के बाद में सेकंड किसका इंटरेस्ट होता है? एम्प्लॉइज का। अच्छा, एम्प्लॉइज के बाद में किसका इंटरेस्ट होता है? वर्कर्स तो एम्प्लॉई हो ही गए ना। कस्टमर, कोई कस्टमर चाहता है कि इस बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए? मैं तो नहीं चाहता किसी बिजनेस का। मैं तो कईयों को डुबाने को तैयार हूं। है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। माइक्रो पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है।
मैन्युफैक्चरर तो खुद एंटरप्रेन्योर हो गया ना, वही तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अच्छा, क्रेडिटर का कोई इंटरेस्ट है या नहीं है? क्रेडिटर कौन? मे बी बैंक हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। अगर आपने फॉर्मल बोरोइंग की है तो बैंक से की होगी, इनफॉर्मल की होगी तो किसी इंडिविजुअल से की होगी। ठीक है, वो चाहता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। क्यों चाहता है भाई वो? तो सीधी सी बात है, किसी भी क्रेडिटर का जो रीपेमेंट होगा, ठीक है, या उसके अमाउंट का रिडम्पशन होगा, तो वो किस बेस पर होगा? उस फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेस पर। क्योंकि वो फर्म जितना ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, उतना ज्यादा चांसेस होंगे, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी कि उनके दिए हुए लोन वापस आ सके। समझाइए नहीं? तो तीन लोगों का इंटरेस्ट होता है किसी भी फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। याद रखोगे इतना? ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट गोल आता है, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। समाज के लिए किसी एंटरप्रेन्योर के क्या गोल हो सकते हैं या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए भाई? एक तो अच्छी गुड्स, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएं एट द रिलायबल प्राइसेस। अच्छी सर्विसेज, गुड क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल करवाएं, आफ्टर सेल सर्विसेज अवेलेबल करवाएं। और बोलो। प्रोडक्शन के इको फ्रेंडली मेथड्स, यानी कि किसी भी तरीके की पोल्यूशन को प्रमोट ना करे। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। और बोलो। हाँ, सप्लाई को मेंटेन रखे, मतलब मार्केट में प्रॉफिटरिंग ना करे, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की वजह से। देखो, एक सप्लायर जो होता है या एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो अपने ही सप्लाई को कंट्रोल करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा सकता है, ड्यू टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो किसी भी तरीके की प्रॉफिटरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को प्रमोट ना करे। ठीक है, तो याद हो जाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव, सिंपल सिंपल यही है। देखो, टू मेंटेन द कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ unadulterated goods and article of standard quality and avoid the profiteering and anti-social practices, to create opportunities for gainful employment for the people in the society and to ensure that the enterprises output does not cause any type of pollution। समझ आ गया क्या? बस यही है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फिर इसके बाद में आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इंसान के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? बताओ भाई। क्या करें? स्किल डेवलपमेंट करें। सही बात है कि हर कोई एम्प्लॉय, किसी भी एंटरप्राइज के अंदर काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय है, वो क्या चाहता है कि जिस एंटरप्राइज के अंदर मैं काम कर रहा हूं, वो मेरी स्किल को डेवलप करने की कोशिश करे, मुझे एक बेटर चैलेंजिंग जॉब अवेलेबल करवाए, एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट अवेलेबल करवाए, जॉब सिक्योरिटी दे। चाहता है नहीं चाहता? तो बस ये चीजें याद रखनी है यहाँ पर। देखो, टू प्रोवाइड फेयर डील टू द एम्प्लॉइज एट द डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो एम्प्लॉइज है, उनको क्या मिलनी चाहिए? फेयर डील मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम उनका पेमेंट होता रहना चाहिए। ठीक है, जिस लेवल या पोजीशन पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट उसको सैलरी, सॉरी, पेंशन वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक दैट। फिर इसके बाद में, टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड प्रोवाइड ए वर्क क्लाइमेट टू विच दे विल ग्रो एज मेच्योर एंड प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉइज के स्किल्स एंड एबिलिटीज को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे। फिर इसके बाद में, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉइज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। किसी एंटरप्राइज को अपने एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों भाई? क्यों एक एंटरप्राइज अपने एम्प्लॉइज को अलाउ करेगा अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आप खुद एज्यूम करके देखें, अगर आपका कोई एंटरप्राइज है, तो आप चाहते हो कि कोई एम्प्लॉय या नीचे तबके का जो एम्प्लॉय है, लेबर है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे? चाहोगे? क्यों चाहोगे भाई? है? अच्छा, वो न्यू आइडिया दे सकता है अपने को। दूसरी बात, ठीक है, अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब वो डाउन टू अर्थ लेवल पर काम कर रहा है? उस लेवल पर वो ही जानता है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। ठीक है, किसी एंटरप्रेन्योर को तो ना पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम चल क्या रही है। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाने से, ठीक है, किसी लेबर की या एम्प्लॉय की एबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है या घटती है? क्यों बढ़ती है भाई? उसको मोटिवेशन मिलता है। आपने मोटिवेशन के अंदर ये बात पढ़ी होगी। ठीक है, नॉन मॉनेटरी
मोटिवेशंस जो होते हैं, कुछ तो मॉनेटरी टाइप्स के होते हैं, जैसे इंसेंटिव वगैरह देना, बोनस वगैरह देना, ठीक है। प्रमोशंस होते हैं, प्रमोशन के अलावा जो मोटिवेशंस के अंदर नॉन मॉनेटरी या नॉन इंसेंटिव्स इस नाम से होगा, चलो ठीक है। इसके बाद में टू मेक द जॉब कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, और एम्प्लॉय चाहते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो कैसी होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो मन लगाकर काम नहीं करेंगे, चैलेंजिंग नहीं होगी तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मेक इन इंडिया, इसका मतलब नेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई। सबसे पहली बात कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें, कोई भी नेशन यही चाहता है, टाइम टू टाइम टैक्स पे करते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड आएंगे तभी तो गवर्नमेंट आपके वेलफेयर के लिए काम कर पाएगी, ठीक है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें, टैक्स पेमेंट करते रहें, ठीक है। सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर बने, जो चीज, अच्छा सेल्फ रिलायंट का मतलब ये नहीं है कि आप इंपोर्ट करें ही ना, इंपोर्ट करना ही बंद कर दें। सेल्फ रिलायंट का मतलब है जिन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में आप कैपेबल हैं, एटलीस्ट उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप अपनी कंट्री से ही प्रोड्यूस करें, ठीक है। जो रॉ मटेरियल, जो टेक्नोलॉजीज या जो मशीनरीज आपके इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अवेलेबल है, उन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का ही या सर्विसेज का ही यूज करें, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उनको इंपोर्ट ना करें, दिस इज द सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब कतई ये नहीं है कि आप ऐसे सोचें कि विदेश से परचेज करना ही बंद कर दो, ठीक है, मारे जाओगे। अगर विदेशों से परचेज करना ही बंद कर दोगे तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको अब हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, ठीक है। नेचर ने पेट्रोलियम जैसा प्रोडक्ट जो है वो लार्ज और बल्क क्वांटिटी के अंदर अरेबियन कंट्रीज को ही अवेलेबल करवाया, अपने को तो करवाया ही नहीं। अब अपन ऐसे सोचे कि सेल्फ रिलायंट बन जाए, पेट्रोलियम परचेज करना बंद कर दें, तो आज ही हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, समझ आइए नहीं है। तो इसका मतलब हाँ, बट अपन कोर्स ऑफ टाइम के साथ उसका सब्स्टिट्यूट डेवलप कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो कोर्स ऑफ टाइम के साथ आप सब्स्टिट्यूट को डेवलप करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द सेल्फ रिलायंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेजेंट में ही इंपोर्ट करना बंद कर दें, ठीक है। जिन चीजों की जरूरत है वो परचेज करें, बट जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अवेलेबल है उनका यूज आप खुद करें, ठीक है। तो देखें क्या क्या है, टू रिमूव द इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज इन अपॉर्चुनिटीज का मतलब सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे या अनस्किल्ड। जैसे गवर्नमेंट है सबको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाती है, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। कैसे, मनरेगा का नाम सुना है, नरेगा बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, ठीक है। नरेगा के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, अनस्किल्ड लेबरर्स को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाती है, क्यों, ताकि कंट्री के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर यह कहा गया कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज को क्या करनी चाहिए, इक्वालिटीज को मेंटेन करनी चाहिए, स्किल्ड लेबरर के साथ साथ अनस्किल्ड लेबरर्स को भी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, ठीक है। इसके बाद में प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल टू वर्क एंड टू प्रोग्रेस, टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जो नेशनल प्रायोरिटीज के फेवर में है, जो अगेंस्ट है उनको नहीं। अच्छा, नेशनल प्रायोरिटीज के फेवर में क्या है, पिज्जा बर्गर मोमोज, चावल गेहूं और दाल, ये देखो खुद मंगोड़ी की तरह बैठा है और दाल खानी है इनको। अच्छा, नेशनल प्रायोरिटी के प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे जितने भी मशीनरीज हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो नेशनल प्रायोरिटी के प्रोडक्ट्स हैं नाउअडेज, ठीक है। हमारी कंट्री को ग्रेन्स की जरूरत है तो ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। इनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट करके उनके ऊपर कल्टीवेशन का काम करें, ठीक है। तो जो नेशनल प्रायोरिटीज के अंदर आने वाली प्रोडक्ट हैं जिससे कंट्री का वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों इनहांस होगा, ठीक है, उन गुड्स एंड सर्विसेज का ही प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, टू हेल्प द कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट एंड अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशंस। ये तो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में लास्ट है टू ट्रेन यंग मैन एज ए apprentices and thus contribute to in skill formation and economic growth of and development, और स्किल को प्रमोट करने के लिए प्रैक्टिसेस करते रहें। के बाद में आती हैं प्रॉब्लम्स, कि एंटरप्रेन्योर के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, तो देखो आपके नोट्स में मैंने नोट करवा रखी होगी, ओपन करें, है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, अवेलेबल करवाई तो ग्रुप में नहीं होगे तुम, समाज बाहर, फिर अच्छा अलग ग्रुप बना रखा है पीछे का,
हम समाज खुद बनाएंगे, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू होती है। हाँ, हम जहाँ खड़े होते हैं, क्या पता पीछे लाइन में लास्ट में अपन ही लग रहे हो, लाइन बंद और करवा दोगे कहीं ना कहीं। लाइन ही नहीं बनी हुई है, बनाओ भाई बनाओ, समय रहते बना लोगे तो ठीक रहेगा। देखो उसमें मैंने कॉन्स्टेंट्स एंड प्रॉब्लम्स के नाम से एक पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है, कि एंटरप्रेन्योर के सामने कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्स्टेंट होता है, जो प्रॉब्लम होती है, आपको भी ऐड करने के लिए बोल दे ग्रुप के अंदर। अब ये कैसे होगा? अच्छा, ग्रुप नहीं होना चाहिए। अच्छा, कार्टेल बनाना इनलीगल है जैसे, सही बात है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन से आया होगा ऑर्डर, यहाँ मैनेजमेंट वालों ने तो मना किया है। फिर अरे आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, जो एडमिन है वो पकड़े जाएंगे, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। इंडिविजुअली आप टेस्ट करें, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के सामने जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, मार्कर कौन सा, क्या ठीक है, नोट ये वाला। देखो, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की कमी सबसे पहली प्रॉब्लम होती है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। सेकंड, यहां पर इसी टर्म को याद रखना है, बाकी फालतू का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। देयर मे बी अदर कॉन्स्टेंट सच एज रेस्ट्रिक्शन इंपोज ऑन द पब्लिक इंटरेस्टेड बाई स्टेट ऑन द प्रोडक्शन प्राइस एंड मूवमेंट्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस मेड बाय द गवर्नमेंट। सेकंड प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, गवर्नमेंट बहुत तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाती है प्राइस डिटरमाइन करने को लेकर, प्रोडक्शन करने से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, टैरिफ एंड कोटा। फिर इसके बाद में देयर में भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये टर्म याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है चेंज इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, कि आपके सराउंडिंग एनवायरमेंट में जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, बिजनेस कंडीशंस है, वो चेंज होती रहती है। जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल का नाम सुना है आपने? क्या होता है बिजनेस साइकिल? कि इकोनॉमी कंटिन्यूसली डिप्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी पीरियड से पास होती रहती है। कोई भी कैपिटलिस्ट नेचर की जो इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट नेचर की इकोनॉमी मतलब जिसमें सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ऑनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ऑनरशिप होती है, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप होती है किस पर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। और सेंट्रल प्रॉब्लम, कंट्री की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इन तीनों प्रॉब्लम्स के डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जो भी कैपिटलिस्ट नेचर की इकोनॉमी होती है, मार्केट नेचर की इकोनॉमी होती है, वो इकोनॉमी हमेशा ट्रेड साइकिल से पास होती रहती है। और ट्रेड साइकिल होती है द टाइम पीरियड बिटवीन द प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रेड साइकिल। और ये ट्रेड साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक आपकी इकोनॉमी मार्केट नेचर की है या कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल की जो स्टेज है वो भी डिसाइड करती है कि आपके एंटरप्राइज के सामने क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बिजनेस एंटरप्राइज को ओपन करने जा रहे हैं और मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, तो स्टेब्लिश करोगे या नहीं करोगे? डिप्रेशन का मतलब सीधी सी बात है, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको मंदी। अगर ये मार्केट के अंदर मंदी चल रही है और मंदी के टाइम पर आप कोई किसी भी तरीके के बिजनेस एंटरप्राइज को ओपन नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरमेंट और इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है, ये भी एक हर्डल के रूप में सामने आती है। फिर इसके बाद में आता है इवेंट सच एज, अब अदर इवेंट्स याद रखने, एक तो होता है इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। अच्छा, एक्सचेंज रेट क्या होती है? एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? इसको फॉरेक्स रेट भी बोलते हैं।
ठीक है, फॉरेक्स रेट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बस इतना ही याद रखना है। क्या? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, अगर हम यहां से 100 रुपए लेकर जाते हैं तो अमेरिका में उसकी वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, तो वहां जाते ही तो वहां का $1 हो गया ना, $1 के आसपास हो गया, 80 के अराउंड आसपास चल रहा है मेरे हिसाब से डॉलर। ठीक है, तो अगर आप 80 रुपए लेकर जाते हो तो वो अमेरिका जाते ही कितना बन जाएगा, $1 कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, डोमेस्टिक करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को डिफाइन किया है। ठीक है, तो अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट कॉजेज इंक्रीज्ड रॉ मटेरियल, ठीक है, कैपिटल एंड लेबर कॉस्ट एंड इफेक्ट द बजट्स एंड फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ फर्म्स। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के सामने हर्डल क्रिएट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी रटने लायक चीजें, इनको रटी लो। हर्डल एंड हर्डल मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, कोई बात नहीं, तो उसमें एक्स्ट्रा है ना, याद रख लो। देखो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहां पर, इन प्रॉब्लम्स के नेम याद रखने हैं, इसमें से कुछ ही याद रखने लायक चीजें नहीं है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, किसी एंटरप्राइज के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने की। ठीक है, सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा तो ना कि आपने एंटरप्राइज स्टेब्लिश किया और आप अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया, इकोनॉमिक भी, नेशनल भी, सोशल भी, ठीक है, और ह्यूमन भी, ये सारे ऑब्जेक्टिव सेम टाइम पर अचीव करना पॉसिबल है नहीं है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड विद बिजनेस एंटरप्राइज। सेकंड इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने जो फैक्ट्री लगाई है उसको कहां पर लोकेट करना है और किस साइज में लोकेट करना है। ठीक है, क्योंकि गलत प्लेस पर, ये बोलते हैं ना कि अपन बिजनेस ओपन करेंगे तो उसका सही प्लेस होना जरूरी है। सही प्लेस पर तो एक ठेला भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, और प्लेस गलत हुआ तो, ठीक है, शोरूम भी खोलोगे तो भी नहीं चलेगा। समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब प्रॉब्लम रिलेटेड टू लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। फिर इसके बाद में प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, इसके बाद में प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। फाइनेंस की प्रॉब्लम मतलब आपको किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को स्टेब्लिश करने के लिए बोरो करना पड़ता है कॉमर्शियल बैंकों से या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इतनी आसानी से आपको लोन देने को रेडी नहीं होंगे। दे देंगे क्या? ठीक है, आपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ अमेरिका 2008 का नाम सुना होगा। 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, लेमन ब्रदर्स, उसमें हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं उसको। हाउसिंग का मतलब 2006 के अंदर यूएसए ने एक अनाउंसमेंट की कि जितने भी हाउसिंग के लिए अगर कोई पर्सन बोरो कर रहा है तो उसके ऊपर लेस इंटरेस्ट रेट चार्ज की जाएगी और उसको लोन अवेलेबल करवाया जाएगा विदाउट मोर्टगेज एंड एनी सिक्योरिटी। ठीक है, बैंकों ने बिना सिक्योरिटी के, बिना मोर्टगेज के लोन देना स्टार्ट कर दिया एट द लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लोगों ने भर के लोन ले लिया, मकान बना लिया। ठीक है, अब लोन ले तो लिया बट उनका रीपेमेंट नहीं कर पाए टाइम पर। ठीक है, अब बैंकों के पास जो फंड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो किसके होते हैं? पब्लिक के फंड्स होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों की डिपॉजिट थी उन्होंने तो विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और जिन्होंने लोन लिया उन्होंने उनका रीपेमेंट नहीं किया। बैंक अपने विड्रॉ डिमांड होल्डर्स को कैसे पे करे? तो ऐसी कंडीशन के अंदर जितने भी कॉमर्शियल बैंक थे यूएसए के, वो सभी के सभी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए और फेडरल रिजर्व बैंक भी इतना कैपेबल नहीं था। फेडरल रिजर्व बैंक तो जानते होंगे, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है फेडरल रिजर्व बैंक। अब फेडरल रिजर्व बैंक ने भी अपने कॉमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जितना भी बैंकिंग सिस्टम था अमेरिका का वो सारा क्रैश हो गया। ठीक है, बैंक करप्सी एंड बैंक फाइनेंशियल सिस्टम के क्रैश होने की वजह से, ठीक है, जितने भी अदर सेक्टर्स है, जितनी अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। उनकी प्रोडक्टिविटी स्लो गई। उनकी प्रोडक्टिविटी स्लो हुई तो उनका प्रोडक्ट सीधी सी बात है, उनके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते इनकम लेवल कम हो गए, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। एग्रीगेट डिमांड कम होते ही अदर सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड भी कम हुई। प्रोडक्ट की डिमांड कम होते ही उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। ऑल ओवर नेशन के अंदर धीरे धीरे क्या आ गया? डिप्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ यूएसए 2008। ठीक है,
तो यहां पर उसी से सीख गए फिर इंडिया वाले कि लोन इतनी आसानी से नहीं देना आपकी बात, ठीक है। तो अपने यहाँ पूरी आपकी जो बैंक सिविल स्कोर है, ठीक है, आपकी सैलरी स्लिप है, ठीक है, उसके बाद में आपसे मोर्टगेज भी रखवाएंगे, सिक्योरिटी भी रखेंगे, ठीक है, सब कुछ लेने के बाद में ही आपको लोन देंगे, ऐसे आसानी से लोन नहीं मिलेगा। तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनेंस, कितनी इजीली आप फाइनेंस को कलेक्ट कर पा रहे हैं। और इसके बाद में आता है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करें, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए, किस किस लेवल के एम्प्लॉइज होने चाहिए, ये सब उनके बीच में रिलेशंस कैसे होंगे, इनको बोलते हैं प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बताना है। फिर इसके बाद में आता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर 4 नाम याद रखने आपको। मार्केटिंग करने के लिए आपको 4P की जरूरत पड़ती है। 4P कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। और इनके कंटेंट याद रखने हैं। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है, वैरायटी, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, एसोसिएटेड सर्विस, यूटिलिटी एटसेट्रा। एसोसिएटेड सर्विसेज का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सेल करोगे उसके बाद में भी आपको बहुत सारी सर्विसेज रेंडर करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, उसकी गारंटी और उसकी वारंटी, ठीक है, या फिर फ्यू ईयर्स तक आपको उसकी एडिशनल सर्विसेज भी देनी पड़ सकती है, उसकी रिपेयरमेंट चार्जेस, ठीक है। तो उसको जैसे बाइक वगैरह पे मिलती है ना, ठीक है, वो। इसके बाद में प्रमोशन के अंदर क्या आता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन के जितने भी इक्विपमेंट्स है। फिर इसके बाद में प्राइसिंग के अंदर पॉलिसीज रिगार्डिंग टू प्राइसिंग, डिस्काउंट, अलाउंस, क्रेडिट टर्म्स एंड कंसेशंस। फिर इसके बाद में प्लेस के अंदर कौन सा ऑफर, हाँ, एक के साथ एक फ्री। फिर यस, उस पर गोल्ड कॉइन दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल प्रमोशन के अंदर आएगा ये। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रमोशन, केवल प्रमोशन के अंदर एडवर्टीजमेंट ही होती है, कहां कहां मैंने भी प्रोडक्ट के साथ कोई गिफ्ट हैम्पर देना, ठीक है, या उसके साथ उसी का एक सिमिलर प्रोडक्ट देना, ठीक है, ये सब प्रमोशन के अंदर ही आता है, ठीक है। चलिए आप 12th पढ़े एडवर्टीजमेंट वाला या जो सेल्स प्रमोशन वाला चैप्टर होगा, ठीक है, इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं है अपने, है बस इतना सा याद रखना है। प्रमोशन के अंदर एडवर्टीजमेंट भी है, पब्लिसिटी भी है, और जितने भी गिफ्ट टेम्पर्स वगैरह मिलते हैं ये सब भी प्रमोशन के अंदर ही काउंट, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है प्लेस, प्लेस के अंदर पॉलिसी रिगार्डिंग टू कवरेज, आउटलेट फॉर सेल्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन एंड लेआउट, स्टोर्स, इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स। इसके बाद में आता है प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, कि कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, ये तो है रटने वाली सारी चीजें। इसके बाद में आता है आपका कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन। यस, कैसे मार्क हुआ, ये मार्क मैं करके लाया हूँ, फोटो कॉपी, कॉपी किस चीज को, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन, नोट्स नहीं दे सकते, मार्क तो दे ही सकता हूँ, कोई ना कोई वे तो ढूंढ ही लेंगे, है। जैसे अभी वो आप बोल रहे थे ना, ग्रुपिंग करना अलाउ नहीं है, उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, हैंड रिटन नोट से नहीं लिखवा सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हैंड रिटन नोट्स में यही कंटेंट लिखा हुआ है जो यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। देखो प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन टर्म का मतलब क्या होता है, आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया था, व्हाट इज द फंक्शन। अब जो पहले का है वो याद करो, ठीक है। अच्छा, जो रिलेशन बताना है, फंक्शन इज ए मेजरमेंट दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू ऑटोनोमसली चेंज होती है, किसी अदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। और इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं अपने फंक्शन। आपको एक बात बताई थी मैंने, फंक्शन टर्म से पहले जो भी टर्म लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये यहां पर प्रोडक्शन जो टर्म है ये यहां पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट क्या होगा, प्राइस, वो तो डिमांड के केस में होता है। प्रोडक्शन को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, सबसे पहले फैक्टर्स तो कौन से आते हैं, फैक्टर इनपुट्स। और फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं,
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन को सबसे पहले इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इनपुट्स, और प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, आउटपुट। इट्स मीन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो इतने पढ़ाया क्यों, यहां पर याद रखना है रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज, द आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। ये टर्म याद रखना है आपको कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये कौन से रिलेशन को बताता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन को, ठीक है, कि इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक टर्म बताया था कि जो डिमांड फंक्शन है वो कैसा रिलेशन है, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन टेक्नोलॉजिकल रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, वैसे ही डिमांड फंक्शन कौन से रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, शाबाश, ठीक है। डिमांड फंक्शन जो है वो क्वालिटेटिव रिलेशन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद में प्रोडक्शन फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, अच्छा डिमांड फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं अपन, Q इज इक्वल टू F ब्रेकेट P Y एंड PR, ये तो नोट करवाया था। यहां पर P का मतलब है प्राइस, Y का मतलब इनकम, PR का मतलब प्राइस ऑफ ए रिलेटेड प्रोडक्ट। ये 3 फैक्टर्स किसको इफेक्ट करते हैं, डिमांड को। इनके बीच में रिलेशन बता रहा है कौन है, फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये तीनों के तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा इसी तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखोगे, तो प्रोडक्शन को तो अपन डिनोट करते हैं Q से, ठीक है, और फंक्शन को F से, और ब्रैकेट में किसको लेकर चलोगे, यहां पर तो ABCD, यहां पर फैक्टर्स के नाम नहीं दिए, तो आपको यहां पर फैक्टर्स के नेम रखने हैं, क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। 4 फैक्टर्स होते हैं। एक सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर अपन 2 ही फैक्टर्स को लेकर चलते हैं, कौन कौन से, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, क्योंकि अपन ग्राफिकली स्टडी करते हैं और ग्राफ पेपर पर ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर आ सकते हैं, तो एक तो एक्स के ऊपर, एक है वाई के ऊपर, ठीक है। इसलिए एक सिंप्लीफाइड स्टडी के लिए चारों फैक्टर्स में से केवल अपन 2 को ही लेते हैं, एक लेबर को और एक कैपिटल, ठीक है। इसके बाद में तो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, अब इसकी एजम्पशन दे रखी है, ये एजम्पशंस याद रखनी है, जिसमें से पहली एजम्पशन क्या है, द प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन का रिलेशन पीरियड ऑफ टाइम से होता है। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने बताया था कि प्रोडक्शन एक पीरियड ऑफ टाइम से डिनोट होगा हमेशा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है, इस वजह से वो पीरियड ऑफ टाइम से डिनोट होगा, और पीरियड ऑफ टाइम से डिनोट होने वाली हर वेरिएबल क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है, समझ में आ गई। सेकंड थिंग, सेकंड इसकी जो एजम्पशन है, गिवन स्टेट ऑफ आर्ट, और गिवन स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यहां आर्ट टर्म जो है वो किसके लिए यूज किया है, टेक्नोलॉजी के लिए। गिवन स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी होगी उसको अपन कांस्टेंट मानकर चलेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, द गिवन टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ भी होगा, एनी इनोवेशन वुड कॉज चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि अगर आप टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं तो जैसे रिलेशंस अपन आगे बनाने वाले हैं जरूरी नहीं है वैसे रिलेशन, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के सही रिलेशंस को डिटरमाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। एंड थर्ड एजम्पशन है, whatever input combination are included in a particular function, the output resulting from their utilization at the maximum level। इसका मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज या इनपुट्स आप यूज कर रहे हैं वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी, ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स इडल कैपेसिटी पर काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही हूं, एक लेबर हूं, ठीक है, किसी दिन हो सकता है कि मैं ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं, हो सकता है कोई दिन ऐसा हो जिस दिन मैं कम एफिशिएंसी से काम कर रहा हूं, हो सकता है क्या ऐसा, ठीक है। बट यहां पर जो भी लेबर अवेलेबल होगा वो अपनी ऑलवेज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ही काम करेगा, ये एज्यूम करके चलना, ये बात समझ में। तो 3 आपको एजम्पशंस बताई हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड एजम्पशन क्या है, गिवन स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। और थर्ड क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी।
ठीक है, और उनसे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी उन रिसोर्सेज का क्या होगा, मैक्सिमम लेवल का रिजल्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट, इट इज डिफाइंड फॉर ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके आप जितनी भी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके रिलेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बाद में द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ वेरियस इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू यील्ड ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए आउटपुट। मतलब एक गिवन क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितने मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके जो मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन दोनों के रिलेशन को भी अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, एक गिवन आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए जितने मिनिमम इनपुट्स की जरूरत है, इनके रिलेशन को भी अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट एंड आउटपुट के टेक्नोलॉजिकल रिलेशन को भी अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में देखो एक सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर दो ही फैक्टर्स को लेकर चलेंगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एल एंड के, लेबर एंड कैपिटल। अच्छा, इन दोनों में से वेरिएबल कौन सा है, कौन सा फैक्टर वेरिएबल होगा, कौन सा फिक्स्ड होगा। तो मैं आपसे ये पूछूं, दोनों लेबर एंड कैपिटल दोनों फैक्टर में से आसानी से चेंज करना किसको पॉसिबल है, लेबर को। तो ये बात याद रखना, यहां पर सबसे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर भी कौन होगा, लेबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, अच्छा लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन ये पीरियड दिखाई दे रहे होंगे आपको, बट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को क्लासिफाई करने का जो बेसिस है वो टाइम पीरियड होने की बजाय वेरिएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ, जैसे नाम तो क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट रन, तो आपको लग रहा होगा कि छोटे टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, बट शॉर्ट रन को टाइम पीरियड से डिफाइन नहीं किया गया है, वेरिएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से डिफाइन किया है। ठीक है, शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक प्रोड्यूसर अपने सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। अच्छा, एटलीस्ट कितने फैक्टर्स वेरिएबल होने चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, और एटलीस्ट कितने फिक्स होने चाहिए, इसमें भी एक ही आएगा, कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास चार फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कब टाइम पीरियड को शॉर्ट टर्म बोलेंगे, तब एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होगा, फिक्स होगा। भले ही तीनों फैक्टर्स क्या हो, वेरिएबल हो, बट कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तब उस टाइम पीरियड को अपन क्या बोल देंगे, शॉर्ट रन। और जब सभी के सभी क्या है, वेरिएबल है, मतलब सारे के सारे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपने लॉन्ग रन। तो लॉन्ग टर्म इज ए टाइम पीरियड इन विच a producer is able to change their all factors of a production। अगली बात समझ में, तो लॉन्ग टर्म वो टाइम पीरियड है जब एक प्रोड्यूसर, अब एक महीने के अंदर अगर आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो तो वो एक महीने क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन। अगली बात समझ में, तो लॉन्ग रन की कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। अगर एक प्रोड्यूसर अपने सभी फैक्टर्स को चेंज करने में कैपेबल है, ठीक है, तो जितने पीरियड में वो चेंज कर पा रहा है वही उसका क्या है, लॉन्ग रन। ठीक है, और जिस पीरियड के अंदर वो कुछ को चेंज कर सकता है कुछ को चेंज नहीं कर सकता, वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट रन। अगली बात समझ में, के बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज टू बी नोटेड दैट इकोनॉमिक एनालिसिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज नॉट रिलेटेड एनी पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ टाइम। यही तो मैं बता रहा हूं कि टाइम के बेस पर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को क्लासिफाई नहीं किया। आगे क्या लिखा है, इनफैक्ट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए फर्म कैन वेरी द अमाउंट ऑफ इनपुट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि टाइम पीरियड के बजाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो या फिर इनपुट्स की जो वेरिएबिलिटी है उसके बेस पर अपन ने डिसाइड किया कि कौन सा शॉर्ट रन होगा कौन सा लॉन्ग रन। आगे देखो शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन पीरियड इफ द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट यूज रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग दैट पीरियड। यही तो मैंने बताया कि शॉर्ट रन अपन किसको बोलते हैं, जिसमें एटलीस्ट एक फैक्टर क्या होना चाहिए, अनचेंज्ड या फिर कांस्टेंट रहना चाहिए। चार फैक्टर्स हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। चारों में से कम एक क्या होना चाहिए,
अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शॉर्ट रन। और यही बात यहां पर लिखी हुई है, शॉर्ट रन पीरियड if the amount of at least one of the input used remains unchanged। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में the short run production function shows the maximum amount of goods and services that can be produced by the set of inputs assuming that the amount of at least one of the input used remains fixed। मतलब एक इनपुट को फिक्स मानकर और बाकी सारों को वेरिएबल कंसीडर करके जितना भी मैक्सिमम अमाउंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑल द वेरिएबल फैक्टर एज्यूमिंग एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इसके बाद में लॉन्ग रन किसको कहोगे, वेरिंग द अमाउंट ऑफ द अदर फैक्टर्स। अच्छा ये याद रखना, वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से कंसीडर करोगे, शॉर्ट रन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स को वेरिएबल कंसीडर करेंगे, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो इजीली चेंज हो सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर, जबकि फिक्स किसको कंसीडर करोगे, ठीक है, यहां पर देंगे, और फिक्स किसको कंसीडर करना है आपको, कैपिटल को। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर अपन कितने फैक्टर लेकर चल रहे हैं, दो, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर को क्या मान लिया अपन ने, वेरिएबल, और कैपिटल को क्या कंसीडर करेंगे, फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सुना होगा आपने, क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, सुना ही है तो कुछ बता भी दो मेरे को, याद नहीं आ रहा। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का नाम सुना है, क्या होता है, वो तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, याद नहीं आ रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की अमाउंट को इंक्रीज करोगे एक सर्टेन पॉइंट के बाद में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कोई बात नहीं, जो भी है। देखिए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर्स को क्या कंसीडर करेंगे, वेरिएबल कंसीडर करेंगे। A long run production function shows the maximum quantity of goods and services that can be produced by a set of inputs, assuming that the firm is free to vary the amount of all the inputs being used। का मतलब ये है कि maximum amount of output that can be produced by using all the variable factors of production। ठीक है, और इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं अपन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, याद रहेगा। शॉर्ट रन के अंदर किसकी स्टडी होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की, और लॉन्ग रन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। यस, आस्क। चारों फिक्स नहीं हो सकते, वेरी शॉर्ट रन के अंदर होते हैं। एक कंसेप्ट आएगा आगे चल के, वेरी शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके अंदर सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या कंसीडर किया जाता है, फिक्स किया माना जाता है। और जब सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होंगे तो मार्केट में प्रोडक्शन को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और मार्केट सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जबकि शॉर्ट रन के अंदर अपन वेरिएबल फैक्टर्स की अमाउंट को चेंज करके प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं और सप्लाई को भी चेंज कर सकते हैं, बट नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट देगा कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, स्टेटमेंट्स याद रखने हैं 3। कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक रिसर्च थी, 2 इकोनॉमिस्टों ने मिलकर की थी। ठीक है, एक का नाम था कोब और एक का डगलस, याद रहेगा। वैसे तो पूरा नाम कुछ और है, यहां पर लिखा होगा, ये लिखा हुआ पॉल एच डगलस एंड C.W. कोब। ठीक है, इन्होंने रिसर्च की थी प्रोडक्शन फंक्शन की कि कितना इनपुट लगाएं कितना आउटपुट निकल कर आएगा, इन बारे में रिसर्च करके बताया था। कहां पर, पहली बात तो देख ये ध्यान में रखनी है कि कहां पर रिसर्च की है इन्होंने, अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। और अमेरिका की भी अप्लाइज नॉट एन इंडिविजुअल फर्म बट टू द होल मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब यूनाइटेड स्टेट की सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्होंने रिसर्च की। तो यूएसए का नाम याद रखना है। इनके प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको, क्या है, क्यू। क्यू का मतलब यहां पर क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, के का मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जिसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेबर से। एल का मतलब लेबर है, और यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है ए, इस ए का मतलब यहां पर है अल्फा। क्या याद रखना है आपको, अल्फा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
यहां पर सेकंड नंबर पर आ रहा है सी, सी का मतलब यहां पर क्या है, कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ए, और इसका मतलब है बीटा, याद रखोगे, ए का मतलब यहां पर अल्फा है और 1 माइनस ए का मतलब है बीटा है, ठीक है, आगे चलकर हेल्प करेगा आपको रिटर्न्स टू स्केल के अंदर। और आगे एक बात और याद रखनी है, यहां पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला था अपनी रिसर्च के अंदर कि किसी भी इंडस्ट्री को बेटर परफॉर्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, लेबर कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट, लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 3/4, जबकि कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 1/4। याद रहेगा डाटा, तो तीन ही बातें याद करवाई मैंने, रिसर्च कहां पर की थी, अमेरिका के अंदर। इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई लेबर एंड लेबर की पावर अल्फा, ठीक है, इंटू कैपिटल, कैपिटल की पावर 1 माइनस ए या फिर बीटा। इक्वेशन किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकती है, ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट और करेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इस तरीके से। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसका इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीन स्टेटमेंट तभी मैंने आपको सिलेक्टेड दिए हैं, तीन स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको बस, ठीक है, और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आगे जाके रिटर्न्स टू स्केल के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बाकी कल देखें। वॉन्ट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव वाला फीचर एक्सप्लेन कर दो। तो वॉन्ट्स सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे मेरी वॉन्ट हो सकती है कन्वेंस के लिए, मेरे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर जाने के लिए, हो सकता है कि मेरी वॉन्ट एक बाइक हो, ठीक है, हो सकता है आपकी वॉन्ट एक साइकिल हो या आपकी वॉन्ट एक कार हो। तो पर्सन टू पर्सन वॉन्ट्स क्या हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, ओके। शिक्षा बेटा समझ में आया क्या?